हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शशांक अग्रवाल। जैसा कि हमने पहली वीडियो में अष्टांग हृदय के आयुष कामी अध्याय के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपको समझ में आई हों, कुछ चीज़ें ना आई हों। चलो अब आगे पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं, जिससे अगर कुछ छूट भी गया हो या ना समझ आया हो तो आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, बाकी आप लोग यार कमेंट सेक्शन में एक्टिव रहा करो, जो भी डाउट हो उसको पूछ लिया करो। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमने पढ़ा आयुर्वेद का प्रयोजन। आयुर्वेद का प्रयोजन यानी कि आयुर्वेद का क्या फ़ायदा है, क्या चीज़ है, क्या नहीं है, यानी कि बेसिक कंसेप्ट। तो धर्म, अर्थ और सुख, इनका साधन क्या है? आयु है। और आयु की कामना करने वाले पुरुषों को क्या करना चाहिए? आयुर्वेद के उपदेशों का पालन करना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आया। अब इसके बाद क्या पढ़ा था? आयुर्वेद का अवतरण। तो मैंने क्या बताया? ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद स्मरण किया था, याद करो। क्या ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया है? नहीं सर, ब्रह्मा जी ने क्या किया है? स्मरण किया है। ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का ज्ञान फिर किसको दिया? वेद प्रजापति को। दक्ष प्रजापति ने किसको दिया? अश्वनी कुमारों को। अश्वनी कुमारों ने किसको दिया? देवराज इंद्र को। और देवराज इंद्र ने किसको दिया फिर? पुनर्वस आत्रेय को। और उन्होंने अपने 6 शिष्यों को। ठीक है, फिर उन्होंने अपने पृथक पृथक तंत्र बनाए थे। इसके बाद आयुर्वेद के बनने का कारण मैंने बताया था। कुछ टॉपिक हैं जो काम के नहीं थे, उनको भी फैला रखा था, उनको बहुत डिटेल में बता रखा था, और कुछ काम के थे, उनको बहुत शॉर्ट में बता रखा था। तो सारे बिखरे बिखरे टॉपिक्स को एक जगह लाकर, कहते हैं ना कंसाइज नोट्स, यानी कि सारी काम की चीज़ें एक जगह, सारी फालतू की चीज़ें बाहर, और काम की चीज़ें भी ना ज़्यादा छोटी ना ज़्यादा बड़ी, एक प्रिसाइज और कंसाइज नोट्स की फॉर्म में। उसको क्या बोल दिया गया? अष्टांग हृदय बोल दिया गया। इसके बाद हमने आयुर्वेद के 8 अंग का पढ़ा। काय, बाल, गृह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दृष्टा, जरा, वृषण, सबके बारे में पढ़ा। कौन मेडिसिन है, कौन पीडियाट्रिक्स है, गृह मतलब भूत विद्या यानी कि साइको मेडिसिन वगैरह पढ़ा हमने। ठीक है, इसी में चिकित्सा का समावेश हो जाता है। इसके बाद हमने क्या करा? अब आज पढ़ेंगे क्या? दोषों का वर्णन। देखिए, दोष सबसे पहले तो 2 कैटेगरी में डिस्क्राइब किए गए हैं। नंबर 1 शारीरिक दोष, नंबर 2 मानसिक दोष। अब शारीरिक भी कैसे हैं? 3 हैं। कौन कौन से हैं सर शारीरिक? शारीरिक कौन? वात, पित्त, कफ। नंबर 1 वात, नंबर 2 पित्त, नंबर 3 कफ। और 2 मानसिक दोष हैं। कौन कौन से? रज और तम। रज और तम। अब देखिए, यदि वात और पित्त, कफ, ये तीनों शारीरिक दोष हैं, और अगर ये साम्य अवस्था है यानी कि नॉर्मल, यानी कि बैलेंस्ड, यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहें, तो ये क्या करते हैं? देह की वृद्धि करते हैं, उसका विकास करते हैं। और अगर इनका इक्विलिब्रियम गड़बड़ा जाए, अगर इनका बैलेंस गड़बड़ा जाए, तो क्या करते हैं? ये देह का, मानव शरीर का विनाश कर देते हैं। समझ में आया? तभी क्या बोला गया आयुर्वेद में? सबसे पहले तो बताया गया है वायु पित्त कपिष्यति त्रयो दोष समासता, अर्थात दोष कितने प्रकार के बताए गए हैं? 3 दोष। ये कौन से दोष की बात हो रही है? शारीरिक दोष की बात हो रही है। कौन कौन से? वात, पित्त और कफ। इसके बाद क्या बोला गया है? विकृता अविकृता दे घनंती ते वर्तयंती चा ते व्याप्नो अपि हन्नभ्योर्दो मध्य ऊर्ध्व संश्रया। अर्थात अब सबसे पहले क्या बता दिया? विकृता अविकृता। विकृत मतलब डिस्टर्ब्ड कंडीशन, अनइक्विलिब्रियम कंडीशन, अनबैलेंस्ड कंडीशन। और अविकृत मतलब बैलेंस्ड कंडीशन। ठीक है, अगर विकृत हैं यानी कि अनइक्विलिब्रियम पोजीशन में है तो क्या करेंगे? देह का नाश करेंगे। और अविकृत यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में है तो क्या करेंगे? देह की वृद्धि करेंगे, उसकी ग्रोथ करेंगे। ठीक है, इसके बाद इनका स्थान भी इसी श्लोक में बताया गया दूसरी लाइन में, ते व्यापिनो अपि। ये तीनों दोष क्या हैं? सर्व शरीर व्यापी हैं, अर्थात संपूर्ण शरीर में इनका निवास है। फिर भी अगर स्पेशल कंडीशन की बात करें तो नाभि के निचले भाग में क्या है? वायु, या अर्थात वात का स्थान है। और हृदय और नाभि के बीच में पित्त का स्थान है। और हृदय के ऊपर की ओर किसका स्थान है? कफ का स्थान है। अब दोषों का काल। वयो अहो रात्रि भुक्ताना ते अंत मध्य अडिगा किरमात, यानी कि दिन, रात और भोजन, इनके अंत में क्या होगा? वायु का प्रकोप होगा, अर्थात वात का काल होगा। और इनके मध्य में पित्त का काल होगा, और इनकी स्टार्टिंग में कफ का काल होगा।
अर्थात जैसे हम खाना खा रहे हैं तो खाना खाने के जब हमने शुरू किया उससे पहले किसका काल रहेगा? कफ का। खाना खाते समय किसका काल रहेगा? पित्त का। और खाना खाने के बाद क्या रहेगा? वात का काल रहेगा। खाने के बाद डकार आती है ना, कहते हैं डकार आ रही है खाने के बाद, पेट भर गया तो वो क्या हो रहा है? वो वात का काल है। तो इसलिए वायु क्या हो रही है? ऊर्ध्ववत, यानी कि ऊपर की ओर से बाहर निकल रही है। ठीक है। अब इसके बाद जठराग्नि के बारे में बताया गया है। ते वर्वे द्विषम तीक्ष्णो मंदश्च अग्नि समे समा। 200 का अग्नि से बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध आचार्यों ने बताया गया है। वात के कारण अग्नि कैसी हो जाती है? विषम। विषम मतलब अनस्टेबल, कभी ज़्यादा कभी बढ़ जाए। कहते हैं ना, क्या कहते हैं, अरे यार मेरी भूख नहीं है, आज कुछ ज़्यादा ही भूख है। ये कुछ लोगों को जो वात का प्रकोप हो जाता है ना, तो इसकी वजह से उनकी अग्नि क्या हो जाती है? डिस्टर्ब हो जाती है, कभी ज़्यादा कभी कम। और पित्त के कारण अग्नि कैसी होती है? तीक्ष्ण। कहते हैं ना इसका पित्त ज़्यादा है, यानी कि इसमें गर्मी ज़्यादा है, यानी कि इसकी अग्नि कैसी है? जठराग्नि मैक्सिमम है, बहुत तेज है। और कफ के कारण कैसी हो जाती है? मंद अग्नि हो जाती है। और इन तीनों के समान रहने पर, यानी कि बैलेंस्ड कंडीशन रहने पर अग्नि भी समान होती है। तभी तो कहा गया है विकृता अविकृता दे घनंती ते वर्तयंती चा। अर्थात विकृत अवस्था में बॉडी का नाश होता है और अविकृत अवस्था में बॉडी का डेवलपमेंट होता है। अब क्या करा गया है? कोष्ठ का भेद। कोष्ठ हम आगे पढ़ेंगे क्या चीज़ है कोष्ठ। कोष्ठ में ऑर्गन्स आ जाते हैं। ठीक है, मॉडर्न के हिसाब से आप अभी ऑर्गन्स याद कर लो, फिर जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब पूरा बताएंगे कि क्या कहते हैं, सुश्रुत ने क्या माना है, चरक ने क्या माना है, कितने प्रकार की माने हैं। फिलहाल आप कोष्ठ को ऑर्गन समझ लो, और उसमें भी अभी आमाशय, पकवास है, ये सब ऑर्गन्स में ही आते हैं, इनको मान के चल लो फिलहाल के लिए। ठीक है, चलो आते हैं। कोष्ठ क्रूरो मृदु मध्य स्यांते समयरपि। अर्थात कोष्ठ जो है वायु के कारण कैसा हो जाता है? क्रूर हो जाता है। पित्त के कारण मृदु हो जाता है, और कफ के कारण मध्यम हो जाता है। और वात पित्त कफ की जब समानता रहती है तब भी कैसा रहता है? कोष्ठ मध्यम रहता है। अर्थात जब व्यक्ति में वायु का प्रकोप रहता है, यानी कि वात का प्रकोप होता है, तब कोष्ठ कैसा हो जाता है? क्रूर, अर्थात टाइट हो जाएगा, दिक्कत होगी मतलब। और पित्त के कारण कैसा हो जाएगा? मृदु। पित्त वाले व्यक्ति में आपने ये बात देखा होगा, उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत कम होती है। चलिए अब आगे देखते हैं प्रकृति स्वरूप का वर्णन। प्रकृति क्या चीज़ है? मतलब सबसे पहले तो ये देखिए आप, प्रकृति मतलब आप ये ले लीजिए उस व्यक्ति का नेचर, यानी कि आयुर्वेद के हिसाब से बात करें तो उस व्यक्ति का कैसे एक्सटर्नल अपीयरेंस भी, और इंटरनल कैसे, मतलब उसका मेटाबॉलिज्म कैसा है, देखने में कैसा है, ये सब किस पे डिपेंड करता है? प्रकृति पर डिपेंड करता है। तो देखिए, जिस प्रकार विष से विषकृमि उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार जन्म के समय शुक्र और आर्थम में स्थित वात पित्त कफ से मनुष्य में 3 प्रकार की प्रकृति बन जाती हैं। वायु के कारण प्रकृति जो बनती है वो कौन सी होती है? हीन। पित्त के कारण मध्यम, और कफ के कारण से उत्तम होती है। और जब वात पित्त कफ ये तीनों समान अवस्था, यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में होते हैं, तब कैसी प्रकृति बनती है? सम प्रकृति बनती है। और ये सब में श्रेष्ठ बताई गई है। अब 2 दोषों के कारण जो प्रकृति बनती है उनको क्या बोलते हैं? संसर्ग प्रकृति। क्या बोला है? संसर्ग प्रकृति। अर्थात वात कफ, कफ पित्त और पित्त वात, ये कैसी प्रकृति है? संसर्ग प्रकृति। अर्थात 2 दोषों के बाहुल्य होने से जो प्रकृति कही जाती है वो कैसी कही जाती है? संसर्ग प्रकृति कही जाती है। और इसके अलावा एक तीनों प्रकृति, यानी कि जब क्या हो जाए, तीनों प्रकृति मिक्स हो, यानी कि सन्निपातच, तो वो प्रकृति कैसी बताई गई है? उत्तम बताई गई है। ठीक है। और सबसे निंदनीय प्रकृति कौन सी बताई गई है? ये 2-10 दोष वाली। ठीक है, जिसमें संसर्ग प्रकृति जो है ये सबसे निंदनीय है। श्रेष्ठ कौन सी है? श्रेष्ठ प्रकृति कौन सी? जल्दी बताइए, सोचिए, श्रेष्ठ प्रकृति कौन सी बताई गई है? श्रेष्ठ प्रकृति बताई गई है जब सब मिल जाती हैं, संसर्ग वाली, जिसमें तीनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है, वो श्रेष्ठ बताई गई है। और उत्तम कौन सी बताई गई है? कफ के कारण। कैसी वाली? कफ वाली, उत्तम। और निंदनीय कौन सी है? निंदनीय संसर्ग वाली, जिसमें जो 2 दोष मिल जाते हैं। ठीक है। अब देखिए आगे, अब दोषों के गुण आ रहे हैं, तो चलो शुरू करते हैं। दोषों के गुण। तत्र रूक्षो लघु शीत खर सूक्ष्म चलो अनिल। वायु के गुण क्या है? तत्र रूक्षो यानी कि रूक्ष होता है, ड्राइनेस, लघु यानी कि हल्का होता है, शीत यानी कि ठंडा होता है, खर यानी कि रफनेस भी बोलते हैं, रफनेस, खर मतलब रफनेस याद कर लो, सूक्ष्म यानी कि स्मॉल, छोटा,
और चंचल यानी कि चलने वाला, गतिमान। तो ये क्या है, वायु के गुण, तत्र रूप छो लघु, शीत खर सूक्ष्म चलो अनिल। अब पित्त के गुण, पित्त साइस्ने तीक्ष्ण उष्ण लघु विस्त्र सर द्रवम। पित्त के गुण देखिए क्या क्या है, सा इसने मतलब चिकना, स्निग्ध, स्निग्ध बोलते हैं ना, वो स्निग्ध हो गया। तीक्ष्ण, उष्ण गरम, लघु शॉल्ट हल्का, विस्त्र यानी कि चलायमान, विस्त्र मतलब बहने वाला, सर और द्रवम, द्रव मतलब फ्लूइड टाइप यानी कि लिक्विड टाइप। ठीक है, अब कफ की बात करते हैं। स्निग्ध शीत गुरु मंद, शिलक्षणो मृत्सन स्थिर कफ। कफ के गुण, स्निग्ध, शीतल, गुरु भारी, मंद, शिलक्षण, शिलक्षण मतलब बोलते हैं ना कफ टाइप आता है ना गले से, वो शिलक्षण होता है। मैं ये नहीं कह रहा जो गले से हमारा कफ निकलता है वही कफ है, लेकिन जो वो चिपचिपा टाइप और क्या कहते हैं पिछल टाइप होता है ना, वो क्या है, शिलक्षण। मृत्सन, मृत्सन मतलब किसी एक स्थान पर रख जाए तो रख जाए, और स्थिर। ठीक है, अब हमने यहाँ तक कवर करा, इसके आगे का अगली वीडियो में देखेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, कोई भी दिक्कत आए कैसी भी, किसी कोई श्लोक समझ में नहीं आ रहा, कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा, और किसी ने पूछा भी था मुझसे कि सारे श्लोक याद करने हैं, तो ऑलमोस्ट सभी श्लोक याद करने हैं। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।